हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट में जियोग्राफी, और जियोग्राफी के साथ साथ में हमने हिस्ट्री भी डिस्कस की है। आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम या फिर अगर वनडे एग्जाम ना भी हो, अगर मल्टी स्टेज में भी एग्जाम है, तब भी लूसेंट का जो जीएस है, ये कंटेंट चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। और वनडे एग्जाम के लिए तो आपको अगर लूसेंट याद है तो ये मान के चलिए कि आप उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हल ही कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल के आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहेगी, और भूगोल में भूगोल कैसे नाम पड़ा, जियोग्राफी कैसे पड़ा, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इसको आप देखें, और ये आप वीडियो तब भी सुन सकते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप टहल रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, इस वीडियो को लगाइए, आराम से सुनते रहिए और ये कंटेंट आपको याद हो जाएगा। लूसेंट की ये खूबी है कि आपको बार बार ये अपने माइंड में रिकॉल करना पड़ेगा, तभी इनका कंटेंट आपको याद रहेगा। तो चलिए भूगोल शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान था, उसने किया था, और इसका कार्यकाल जो रहा वो 276 से 194 ईसा पूर्व था। और जो ये शब्द है जियोग्राफी, तो जियोग्राफी शब्द मूलतः ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, जियो और ग्राफोस। तो जियो जो शब्द है, जियो का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, पृथ्वी। और ग्राफोस जो शब्द है यहाँ पर, तो ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। और इन दोनों शब्दों को अगर मिला दें, जियो और ग्राफोस मतलब पृथ्वी का वर्णन, तो ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए उसे हम जियोग्राफी कहेंगे या फिर भूगोल कहेंगे। वैसे भी देखिए, जो भूगोल शब्द है हमें दो चीज़ों को बताता है, भू और प्लस गोल। ये बताता है पृथ्वी के एक संरचना के बारे में, उसकी जियोइड संरचना है, गोल संरचना है, उसके बारे में ये भूगोल शब्द हमें बताता है। अगर हम जनरल बिल्कुल लेमैन टर्म में सोचें तो भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी से ही मान्यता मिली। इसके पहले इसको स्पेसिफिकली अध्ययन नहीं किया जाता था, दूसरे विषय के साथ जोड़ के अध्ययन किया जाता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, और इसकी दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी संभववाद और दूसरी विचारधारा थी निश्चयवाद। तो संभव विचारधारा, संभववाद जो था, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के लिए समर्थ है। मतलब ये संभावना है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति को अपने हिसाब से क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। तो ये जो संभावना है इसे संभववाद कहते हैं। और इसको मानने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें से वाइडल डी ला, ब्लास और फ्रेबे, ये संभववाद के मुख्य जो हैं विचारक हैं। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अर्थात मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। मतलब ये निश्चयवाद मतलब सब कुछ निश्चय है, मनुष्य बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर सकता है। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक थे उनमें से भूगोलवेत्ता रिटर, रैटजेल, और रैटजेल को कहते हैं नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। अब नवीन निश्चयवाद जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है कि कोई भी मनुष्य अपनी प्रकृति में परिवर्तन एक लिमिट तक कर सकता है, इसे ही भी हम निश्चयवाद कहते हैं या फिर नवीन निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वो रैटजेल ने किया था। एलन सैम्पुल और हंटिंगन भी इसके क्या हैं, ये निश्चयवाद के विचारक हैं, या फिर इनके संभावना जो ये हैं, ये लोग इसमें से काम किए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जो कहते हैं हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो हैं, इनको कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। व्यवस्थित क्रम में जो भूगोल का अध्ययन है वो इरेटोस्थनीज के द्वारा पहले किया गया। भौतिक भूगोल का जनक जो है वो है पॉलीडोमियन के द्वारा किया गया, या फिर कहें इनका जनक है वो
सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल ये थेल्स व एनेक्सिमेंडर के द्वारा संस्थापना इसकी की गई। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है और विश्व मानचित्र का निर्माता जो है वो है अनेक्जिमेंडर। ये महत्वपूर्ण है, अनेक्जिमेंडर जो है ये महत्वपूर्ण है। ये विश्व मानचित्र जो है उसका निर्माता है, इसने ही पहले विश्व का मानचित्र बनाया। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं भूगोल की। तो पहली परिभाषा यहाँ पर दी गई है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये स्ट्रैबो के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। दूसरी परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कहता है कौन? क्लैडियस टॉलमी कहता है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर के द्वारा कहा गया है। और अगली परिभाषा इसमें दी गई है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, और ये आर्थर होम्स द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला अपना टॉपिक है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य, ऐसा द्रव्य, ऐसा मैटर जिसका अस्तित्व है। और अस्तित्व हम किस चीज से समझते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। मतलब कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिस मैटर का, जिस चीज का हम अनुभव कर सकें उसे ही हम द्रव्य के रूप में जानते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप है इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक की सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब कि देखिए, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अणु या कोई भी चीज जिसे अभी हमने कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों से जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें ब्रह्मांड का एक भाग है, उसका एक अंग है। तो सूक्ष्मतम कण से लेके, अणु से लेके आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें से पहला सिद्धांत दिया गया है महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि एब जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा दिया गया था। मतलब कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, जिसमें से पहला जो सिद्धांत था वो सिद्धांत था महाविस्फोट का सिद्धांत, जो हमने अभी देखा। दूसरा इसमें से एक सिद्धांत है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या फिर इसे स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से भी जानते हैं, जो कि थॉमस बोल्ड एवं हरमन ब्रांडी द्वारा दिया गया। दोलन का सिद्धांत ये दिया गया डॉक्टर एलन संडेजा द्वारा। स्फीति सिद्धांत ये अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ यानी खगोल शास्त्री जो थे, और वो पादरी भी थे, एब जॉर्ज लेमेंतेयर, उन्होंने किया था। तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बाद में रॉबर्ट वेगनर जो थे, इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या और भी ज्यादा की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, आरंभ में सभी पदार्थ जिससे कि ब्रह्मांड बना है अति सूक्ष्म गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर निहित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। मतलब कि जो ब्रह्मांड आज हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो सबसे पहले एक बिल्कुल सूक्ष्मतम अणु के रूप में था, परमाणु के रूप में था, और इसका तापमान अनंत था और घनत्व भी इसका क्या था? अनंत था। और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण ये जो बिंदु था बिल्कुल छोटा था, इसका आकस्मिक विस्फोट हो जाता है, और इसी विस्फोट को ब्रह्मांडी विस्फोट या फिर बिग बैंग कहते हैं, और इसी बिग बैंग के नाम से इस बिग बैंग थ्योरी को दिया गया है। और जब इसका विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट के बाद जो इससे पदार्थ निकलता है उसका बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए।
इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई या बिग बैंग की जो घटना हुई ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण हुई, या फिर महत्वपूर्ण क्या उसी बिग बैंग थ्योरी से ही, या बिग बैंग से ही, एक्चुअली थ्योरी तो उसकी एक परिकल्पना है, या फिर ये कहें कि उस पर लिखा गया जो थ्योरी का मतलब, लेकिन बिग बैंग एक घटना जो है इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके साक्ष्य के रूप में अभी एक ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड बढ़ रहा है। तो ब्रह्मांड जो बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, ये आकाश गंगाओं का दूर जाने की वजह से ये हमें आज भी समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये नासा ने 2001 में MAP यानी कि मैप, और इसका जो फुल फॉर्म था वो था माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान की दृष्टि से इस चीज की पुष्टि की थी कि ये जो ब्रह्मांड है ये बढ़ रहा है। अब देखिए ये ब्रह्मांड कैसे, इसको अगर हम बढ़ने को सोचे तो कैसे बढ़ रहा है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, इसमें से आप अगर डॉट लगा दें, ठीक है, फिर इसको फुलाएं तो ये और बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इसके डॉटेड ये जो हैं ये दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रह्मांड पूरा का पूरा बढ़ रहा है। मान लीजिए ये डॉटेड जो है ये आकाश गंगाएं थी, देखिए एक दूसरे से दूर हो रही हैं और ये आकाश गंगाएं भी फैल रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है फैल रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान बहुत ज़्यादा। ये एडविन हब्बल एक क्या है, ये एक हम कहें कि दूरदर्शी है, जिसके माध्यम से एक इससे इमेजेस ली गई और उस इमेजेस की माध्यम से हम ये आज जान पाए कि ये टेलीस्कोप जो है ये हमें आज बता रहा है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। तो एवी हब्बल नामक जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से ब्रह्मांड के विस्तार को हमने और भी अच्छी तरह से पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईसा को डेविड विल्कन्स के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप, जो हमने देखा माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब यानी कि मैप का शुभारंभ किया गया। और मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या है? एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 जनवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्कन्स की सितंबर 2002 में इनका निधन हो गया और उस निधन के बाद में ये जो मैप था, मैप का नाम फिर W मैप रख दिया गया, मतलब कि विल्कन्स माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब रख दिया गया है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह के नीचे, मतलब पृथ्वी के नीचे 50 मीटर से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया, जिसे लार्ज ड्रैगन कोलाइजर के नाम से जाना गया, यानी कि LHC लार्ज हेड्रन कोलाइजर के नाम से जाना गया। और ये महाप्रयोग सफलता पूर्वक किया गया। और इसमें से क्या किया गया कि सितंबर 2001 में ये, मतलब पहले सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन ये बाद में असफल भी रहा। तो ये 2008 में असफल हो गया था, क्योंकि इसमें से कुछ मतलब कि न्यूट्रॉन्स ऐसे पैदा होने लगे थे जिससे कि समस्या हो रही थी। और इसमें क्या किया गया था कि प्रोटॉनों की लगभग जितना कि सूर्य का प्रकाश गति से आता है, उसी प्रकाश की गति से न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराई गई और उस न्यूट्रॉन्स की बमबारी से हिग्स बोसॉन का निर्माण करने का प्रयास किया गया। और माना जाता है कि जो गॉड पार्टिकल, जिसे हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, यही ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को खोलेगा, क्योंकि गॉड पार्टिकल या ब्रह्मांड
का, जिसे हम पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन कहते हैं, ये माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की एक यूनिट है जिससे कि ब्रह्मांड की बाकी चीज़ें हुई हैं। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज में सफलता हासिल की है। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईसा में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसन थ्योरी पर आधारित थी। तो इस प्रकार से ये जो गॉड पार्टिकल जो कह रहे हैं, ये ऐसा कण है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी है जिसमें देखते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलता है, हमें मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रकाश एक सेकंड में चल लेता है, और जब इतनी ही गति से वो एक वर्ष में चलेगा तो जितनी दूरी तय कर लेगा उसे एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो ब्रह्मांड को अगर व्यास देखें हम तो 10 की पावर 8 है ना, 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितनी इसकी जो वैज्ञानिक रूप से कल्पना की गई। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी कितने हैं? 100 अरब हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। तो हमारा जो एक सूर्य तारा है ये उन्हीं, देखिए 100 अरब मंदाकिनी हो गई, उनमें से एक मंदाकिनी अपनी हो गई आकाशगंगा, और उस आकाश गंगा में 100 अरब तारे होंगे, और 100 अरब तारों में से अपना एक तारा सूर्य है जिसमें से हम उसके एक पृथ्वी ग्रह में हम लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड कितना ज़्यादा बड़ा है इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं हो पाता है। अब मंदाकिनी क्या है? देखिए, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है या गैलेक्सी है जिसे हम दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, या इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्क मतलब दूध, मिल्की वे मतलब जो दूध जैसी दिखती हो। और ये गर्मियों के मौसम में यदि जब साफ मौसम हो बिल्कुल, और आप यदि पूर्व की ओर ऊपर की ओर देखें तो आपको धुंधला धुंधला एक वो दिखाई देगा इस प्रकार से। तो इससे ये मतलब सफ़ेद रंग में दिखाई देगा, वही ये अपने आकाश गंगा की झलक है। और चूंकि वो श्वेत दिखाई देती है इसीलिए उसको दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। और अभी तक ज्ञात ये जो आकाश गंगा का जो स्वरूप है उसका जो 80% भाग है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब वो इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो आकाश गंगा किस प्रकार से है? सर्पिलाकार से है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है। मतलब कि जो हमारी आकाश गंगा है इसके सबसे नज़दीक की जो दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम क्या दिया गया है? देवयानी या फिर एंड्रोमेडा दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। और अगला इसमें टर्मिनोलॉजी है निहारिका। निहारिका क्या है? देखिए, यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे, एक श्याम बीवर यानी कि कृष्ण ब्लैक होल, श्याम बीवर मतलब ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी तारों का निर्माण है वो निहारिका में ही होता है। वैसे भी न्यूट्रॉन तारों और श्याम बीवर मृत तारे। अब देखिए, न्यूट्रॉन तारा, ये श्याम बीवर क्या होता है? ये मृत तारे होते हैं। जब जैसे अपना ये सूर्य है तो ये सूर्य की अपनी एक एज है कि इतनी एज तक ये प्रकाश देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, और नाभिकीय संलयन जब होता है तो कुछ ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। क्योंकि हमें जो इससे सूर्य से गर्मी प्राप्त हो रही है तो वो क्या, कैसे प्राप्त हो रही है? वो इसका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का ही क्षय होता है। और द्रव्यमान का क्षय किस हिसाब से होता है कि हमें मालूम है कि द्रव्यमान ही ऊर्जा में बदलती है।
E बराबर mc² एक सूत्र अगर आपने कभी सुना हो, तो ये जो सूत्र है इस हिसाब से एनर्जी मास में बदलती है, मास एनर्जी में बदल सकता है। तो हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य भी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा तो इसे ही कहेंगे मृत तारा। और जब मृत तारे क्या होते हैं कि आपस में मिल जाते हैं कभी कभी, तो जो मृत तारे आपस में मिल जाते हैं तो उससे न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, और या फिर श्याम विवर या फिर ब्लैक होल्स बनते हैं। तो श्याम विवर और ब्लैक होल्स को छोड़ के बाकी जो तारे हैं उस निहारिका में ही बनते हैं। और जो यहाँ पर इन तारों में जो है वो क्या है कि हाइड्रोजन है और हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें थोड़ा सा पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और इसी हाइड्रोजन के दो जो परमाणु हैं आपस में मिलकर संयोजित होकर ये हीलियम बनाते हैं, और ऊर्जा का बहुत ज़्यादा रूप जो है, ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। इसे ही नाभिकीय संलयन के रूप में जाना जाता है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती हैं। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से निहारिकाएं बनती हैं। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे ही निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड में जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार हैं, जिसमें से पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। दूसरी है परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारों या तो निहारिका के अंदर ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडेस निहारिका। तीसरा है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरफ रोकती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने बताया कि अगर आप गर्मियों के मौसम में पूर्व की ओर ऊपर से देखें तो आपको एक सफ़ेद वो दिखाई देगी, लेकिन हम अपनी आकाश गंगा में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी आकाश गंगा के एक भाग हैं। और इस चूंकि वो सर्पिलाकार है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा भाग उसका नहीं देखा जा सकता। तीसरी निहारिका है ग्रही निहारिका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारा में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर एक लाल दानव तारा, तो लाल दानव तारा तभी बनता है जब कोई भी तारा मृत अवस्था में पहुँच रहा होता है, तब लाल दानव तारा बन जाता है। अरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, अरियन नेबुला। और तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो आगे मतलब भौतिकी में एक चैप्टर दिया गया है, जिसको जब हम साइंस पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि एक है ब्रह्मांड नाम का चैप्टर, तब वहाँ पर इसका और भी अध्ययन हम करेंगे। अगला अपना टॉपिक इसमें होगा सौरमंडल। सौरमंडल का जो चैप्टर है हम इसको अगले वीडियो में लेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और आपको ये सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।